नमस्ते। चलिए आज चलते हैं इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर जहां दो बिल्कुल अलग शख्सियतें, दो अलग सोच टकराई थीं। एक जिसका सपना था पूरी दुनिया को जीतना और दूसरा जो खामोशी से भविष्य का नक्शा तैयार कर रहा था। तो ये कहानी उस जमाने की है जब तलवार की ताकत को सोच की शक्ति एक जबरदस्त चुनौती दे रही थी। सोचिए, यूनान से चली एक ऐसी फौज जिसे कोई हरा नहीं सका, वो अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ बदल जाएगा। पर इस सारी हलचल, इस सारे डर के बीच एक नौजवान था। वो डर नहीं रहा था, नहीं, वो तो बस देख रहा था, समझ रहा था, और उसका नाम था चंद्रगुप्त। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि जब सिकंदर आया तो यहां माहौल था कैसा। मतलब सिकंदर की सेना के किस्से उसके पहुंचने से पहले ही पहुंच चुके थे, और वो किस्से ही लोगों के दिलों में दहशत भरने के लिए काफी थे। हर तरफ एक अनजाना खौफ था, एक ऐसी ताकत का डर जिसे किसी ने पहले नहीं देखा था। और यहीं कहानी के दो सिरे आकर मिलते हैं। देखिए, एक तरफ था दुनिया को जीतने निकला हमलावर और दूसरी तरफ एक गुमनाम नौजवान जो अपनी ही धरती से इस पूरे मंजर को बहुत गहराई से देख रहा था। सिकंदर की फौज को इनविंसिबल क्यों माना जाता था? अरे भाई, वजह थी। उसके पास थे विशालकाय जंगी हाथी, तूफानी रफ्तार वाले घुड़सवार और लोहे के कवच पहने वो यूनानी सैनिक जिन्हें फेलिंक्स कहते थे। मतलब उन्हें हराना नामुमकिन सा लगता था। तो अब जरा नजर डालते हैं उस नौजवान की नजरिए पे, जो इस सबको बिल्कुल अलग ढंग से देख रहा था। देखिए, जहां सब लोग डर रहे थे, कांप रहे थे, वहां चंद्रगुप्त की आंखों में डर नहीं था। उसकी आंखों में सवाल थे। उसकी सोच वो भीड़ से एकदम अलग थी। वो सिर्फ हमला नहीं देख रहा था, वो हमले के पीछे की पूरी स्ट्रैटेजी देख रहा था। और उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आया कि भाई, अगर ये आदमी इतना ही ताकतवर है तो इसे अपनी ताकत अपने देश से बाहर से लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब असली पावर का सोर्स क्या है? हथियार या कुछ और? और बस वहीं उसे जवाब मिला। असली शक्ति, असली ताकत हथियारों में नहीं, वो तो दिमाग और एक मजबूत संगठन में होती है। एक ऐसी ताकत जो जमीन से ही पैदा होती है, बाहर से लाई नहीं जाती। अब चंद्रगुप्त की इस सोच को, इस चिंगारी को हवा देने के लिए एक महान गुरु मिलने वाले थे। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई महान रणनीतिकार आचार्य चाणक्य से। ये मुलाकात चंद्रगुप्त की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट थी। सोचिए, उसे एक ऐसा गुरु मिला जो न सिर्फ उसकी सोच को समझ सकता था, बल्कि उसे सही दिशा भी दे सकता था। तो जब चाणक्य ने सिकंदर के बारे में पूछा ना, तो चंद्रगुप्त ने जो जवाब दिया वो कमाल का था। उसने कहा, हाँ आचार्य, वो जंग जीतना तो जानता है पर हुकूमत करना नहीं। मतलब उसने जीत और शासन, कॉन्क्वेस्ट और गवर्नेंस के बीच का फर्क साफ कर दिया था। और कहते हैं कि ये सुनकर चाणक्य मुस्कुराए, और वो मुस्कान वो मामूली नहीं थी। उस मुस्कान में उन्होंने देख लिया था कि ये कोई आम नौजवान नहीं है, ये तो भविष्य का सम्राट है, वो इंसान जो भारत का मुकद्दर लिखेगा। तो सवाल यह है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर की फतूहात और उसकी कमजोरियों से क्या सीखा? देखिए, सिकंदर एक के बाद एक लड़ाइयां तो जीत रहा था, पर उसकी स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो जमीनें तो जीत रहा था, पर लोगों के दिल नहीं। और उसकी सेना हजारों मील दूर अपने घर से वो बुरी तरह थक चुकी थी। अब वो और आगे नहीं जाना चाहती थी। तो चंद्रगुप्त ने इससे क्या सीखा? पहली चीज, उसने यूनानी वॉर स्ट्रैटेजी की हर बारीकी को समझा। दूसरी, उसने सीखा कि एक डिसिप्लिन्ड आर्मी कितनी जरूरी होती है। और सबसे बड़ा सबक, उसने ये सीखा कि साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलते। तलवार आपको गद्दी तक तो पहुंचा सकती है, लेकिन राज करने के लिए दिमाग चाहिए होता है, एक सिस्टम चाहिए होता है। और इन्हीं सबकों को, इसी ज्ञान को इस्तेमाल करके चंद्रगुप्त ने बाद में नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंका और भारत के पहले महान साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो चलिए आखिर में इन दो महान हस्तियों, इन दो लेगेसीज का एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। नतीजा तो बिल्कुल साफ था। सिकंदर वो वापस मुड़ा और भारत से चला गया, लेकिन चंद्रगुप्त वो वहीं रहा और उसने अपना काम शुरू किया। उनकी सोच, उनके विजन में भी जमीन आसमान का फर्क था। सिकंदर का सपना क्या था? दुनिया को जीतना। और चंद्रगुप्त का सपना एक राष्ट्र बनाना। और उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी हमें यही बताती है,
सिकंदर को एक महान मिलिट्री कॉन्करर के तौर पे याद किया जाता है, पर चंद्रगुप्त उन्हें एक शक्तिशाली, संगठित और स्थिर साम्राज्य के संस्थापक के रूप में याद किया जाता। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि इतिहास सच में किसे याद रखता है, उसे जो दुनिया को जीत लेता है या उसे जो एक राष्ट्र का निर्माण करता है। असली विरासत आखिर है क्या, विजय या निर्माण?